हिंदी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा आरोह भाग 1 का जो गद्य खंड है उसका पहला विषय प्रेमचंद और प्रेमचंद की कहानी जो है नमक का दारोगा आपके सिलेबस में दी गई है, उसी को हम देखने जा रहे हैं। नमक का दारोगा वो कहानी पर जाने से पहले हमें प्रेमचंद की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप केवल ये ना मान के चले कि आपको नमक का दारोगा कहानी पढ़नी है, उसका तथ्य आपने याद रखा और उसके पात्रों को याद रखा, वो स्टोरी आपके मन मस्तिष्क में रही और आपका काम हो गया। नहीं, बल्कि आपको प्रेमचंद से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए हम सीधा सीधा नमक का दारोगा कहानी पर न चलते हुए हम सबसे पहले प्रेमचंद के जन्म, उनकी शिक्षा, उनके निधन और उनके जो महत्वपूर्ण, उनके खुद के जो उन्होंने स्वयं बताया महत्वपूर्ण कथन हिंदी कथा साहित्य से संबंधित, वो देखेंगे। और उसके बाद हम उनके कहानी संग्रहों को देखेंगे। उपन्यासों को तो इस कक्षा में नहीं देखेंगे, उपन्यासों को अगली कक्षा में देखेंगे हम। और फिर उसके बाद हम कहानियों पे आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ? लम्ही नामक एक गांव है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। लम्ही नामक एक गांव है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लम्ही नामक गांव है, वहां पे प्रेमचंद का जन्म होता है। और प्रेमचंद का निधन 1936 ईस्वी में होता है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, लम्ही नामक गांव जो वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और निधन 1936 में। दोस्तों, आप सब इस बात से परिचित होंगे कि प्रेमचंद को नवाब राय के नाम से भी जानते हैं, धनपत राय के नाम से भी जानते हैं। प्रेमचंद नाम तो बाद में आया, वो हम सिलसिलेवार देखते हैं कि प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो है धनपत राय। धनपत राय। और कई सारे पुस्तकों में या कई सारे विद्वानों आलोचकों ने धनपत राय श्रीवास्तव भी कहा। तो ये इनका वास्तविक नाम, इनका मूल नाम था, जो इनके पिता द्वारा भी इनको दिया गया था। पिता द्वारा दिया गया था। जाहिर सी बात है, शिशु का, पुत्र का नामकरण तो अधिकांश रूप में पिता ही करते हैं। और नवाब राय के नाम से ये उर्दू में लिखते थे, क्योंकि प्रेमचंद का लेखन कार्य उर्दू से शुरू हुआ। उर्दू से इन्होंने अपना लिखने का कर्म जो इनका था वो उर्दू से शुरू हुआ, और वहां पे ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। और नवाब राय, कई सारे आलोचकों का ये भी कहना है कि उनके ताऊ जो थे, उनके ताऊ द्वारा उनको ये नाम दिया गया। ताऊ द्वारा नवाब राय नाम दिया गया था, और नवाब राय के नाम से ही इन्होंने उर्दू में अपनी लेखनी चलाई, उर्दू भाषा में लिखा। और वास्तव में इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था, जो पिता के द्वारा इनको दिया गया था। तो यहां तक हो गया ठीक। तो प्रेमचंद हिंदी में जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, हिंदी में लिखने लगे तो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। मूल नाम धनपत राय था,
पिता द्वारा दिया गया। नवाब राय, कई सारे आलोचक कहते हैं कि ये ताऊ द्वारा दिया गया था। जन्म लमही नामक गांव में और निधन 1936 में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि अब इनकी यदि पहली कहानी पूछी जाए कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, तो अधिकांश रूप में ऐसा भी पूछा जाएगा कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखी गई पहली कहानी कौन सी है, या ये कहा जाएगा कि हिंदी भाषा में लिखी गई, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में लिखी गई प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है। तो ये कई सारे प्रश्न हैं जिनका आपको गहराई से जब आप पढ़ेंगे तब जाके इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे। वास्तव में प्रेमचंद को, धनपत राय को, प्रेमचंद का नाम जमाना पत्र के संपादक, जमाना पत्र के संपादक कौन थे? दया नारायण निगम ने दिया। तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम पड़ा किन्होंने दिया? दया नारायण निगम ने दिया। वो कौन थे दया नारायण निगम? दया नारायण निगम जमाना पत्र, वो फिर मासिक पत्रिका भी बाद में फिर वो निकलने लगी थी। जमाना पत्र ये उर्दू का एक पत्र निकलता था, के संपादक थे। उन्होंने ही धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा भी दी गई। ये भी आप याद रखेंगे, बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार किन्होंने दिया? बांग्ला साहित्य के, वास्तव में बांग्ला कथा साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार जो थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा प्रेमचंद को दी गई। उसके बाद और हम एक चीज यहाँ पे जानेंगे कि अधिकतर उपन्यास वास्तव में प्रेमचंद ने जो है उर्दू में लिखे और बाद में उनका हिंदी रूपांतरण स्वयं ही किया और फिर वो हिंदी में आ गई। तो पहले पहले इन्होंने सारे उपन्यास जो है, अधिकांश उपन्यास उर्दू में लिख डाले थे। और ये बात भी आप जान रहे होंगे कि प्रेमचंद की 300 से अधिक कहानियां बताई जाती हैं जो विभिन्न कहानी संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी है। और वो मैं उस पे हम चर्चा आगे करेंगे, वो सारी चीजें आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज जानने की बहुत आवश्यकता है, वो ये है कि जब प्रेमचंद का पदार्पण हुआ, जब प्रेमचंद का कथा साहित्य में आगमन हुआ, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, राजनीतिक परिवेश क्या था, या सामाजिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, ये जानेंगे। और उससे हमें क्या होगा, उससे हमें प्रेमचंद के कहानी साहित्य या प्रेमचंद के कथाकार के रूप को हमें समझने में जो है सहायता होगी। तो जिस समय प्रेमचंद साहित्य में आते हैं, कथा साहित्य में आते हैं, जिस समय पे प्रेमचंद का आगमन कथा साहित्य में होता है, उस समय पे मनोरंजन काल्पनिकता व उपदेशात्मकता का बाहुल्य था। अर्थात उस समय पे मनोरंजन, काल्पनिकता व उपदेशात्मकता की भरमार साहित्य में देखी जा सकती है।
और साहित्य को भरा जा रहा था इन सारी चीजों से, मनोरंजन, काल्पनिकता व उपदेशात्मकता जैसी चीजों से। प्रेमचंद पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कथा साहित्य को, जिन्होंने कहानी और उपन्यास को यथार्थ के साथ जोड़ा, या हम इसको यूं कह सकते हैं कि प्रेमचंद ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने कथा साहित्य को सामाजिक यथार्थ के साथ जोड़ा। तो इन्होंने कथा साहित्य को किसके साथ जोड़ा? सामाजिक यथार्थ के साथ जोड़ा। उनकी अधिकांश कहानियां, उनके उपन्यासों में बखूबी ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। उन पे पर्याप्त मात्रा में शोध भी हुआ है। उनके कथा साहित्य का सामाजिक आयाम, सामाजिक संरचना, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन, बहुत सारे शोध इस प्रकार के हो चुके हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि प्रेमचंद क्या कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, ये प्रेमचंद का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, मनोरंजन के लिए होती है, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, उनका महत्व दो कौड़ी का है। उनका महत्व दो कौड़ी का है। स्टॉप यहाँ पे नहीं रहेगा। तो क्या कहते हैं, चूंकि इन्होंने कथा साहित्य को सामाजिक यथार्थ के साथ जोड़ा, और ये पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने उस समय में जहाँ पे मनोरंजन, काल्पनिकता और उपदेशात्मकता की भरमार थी साहित्य में, इन्होंने एक नया आयाम, एक नया संदर्भ कथा साहित्य में जोड़ा। और उस आधार पर क्या कहते हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन, सिर्फ यानी उर्दू शब्द है, केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, उनका महत्व दो कौड़ी का होता है। और उपन्यास के संबंध में कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का, उपन्यास के संबंध में कहते हैं मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूं, मात्र मानता हूं। मैं उपन्यास को केवल चरित्र का चित्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को, आगे कहते हैं, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व। ये प्रेमचंद उपन्यास के संबंध में कहते हैं। पहले कहते हैं जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, उनका महत्व दो कौड़ी का होता है। और चूंकि सामाजिक यथार्थ को जोड़ा, सामाजिक आयाम को जोड़ा, सामाजिक समस्याओं को अपनी लेखनी द्वारा जो है लोगों के सामने रखा, इसलिए इस आधार पर कहते हैं मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। आगे वो कहते हैं जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे।
वो कहते हैं जो हमें गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, सुलाए नहीं। फिर आगे कहते हैं क्योंकि और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है, क्योंकि और ज्यादा यानी अधिक, ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है, क्योंकि और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। इसी सामाजिक यथार्थ, उसी सामाजिक संदर्भ को कथा साहित्य में जोड़ने के लिए और अपनी बातों को, अपनी अवधारणा को, अपनी विचारधारा को परिपक्व करने के लिए ये सारी चीजें आ गई हैं। जहाँ पे वो एक जगह पे वो कहते हैं जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। जो प्रेमचंद जिस मनोरंजन के खिलाफ, जिस कोरी मनोरंजकता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उसके बारे में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं केवल केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेशों का भी मर्म होना चाहिए। वो जब हम फिर से पद्य खंड पर पहुंचेंगे और मैथिली शरण गुप्त जी का यदि कुछ आपके वहां पे आएगा, हमारी निर्धारित सिलेबस में वहां पे आएगा, तो उस समय पे हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भी विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से उससे संबंधित जो सारी चीजें हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। अब हम इसके बाद ये 3-4 चीजें जानने के बाद हम प्रेमचंद की कहानियों पर आ जाते हैं। उर्दू में लिखी गई पहली कहानी देखेंगे और उर्दू में लिखा गया पहला कहानी संग्रह देखेंगे और नवाब राय के नाम से लिखी गई पहली कहानी और प्रेमचंद के नाम से लिखी गई पहली कहानी, फिर भले वो उर्दू में थी या हिंदी में थी, और फिर उसके बाद हिंदी में लिखी गई प्रथम कहानी, नवाब राय की प्रथम कहानी। जमाना पत्र में प्रकाशित हुई, कौन सी थी? इश्क दुनिया व हुब्बे वतन। इश्क दुनिया व हुब्बे वतन नवाब राय की पहली कहानी थी जो जमाना में प्रकाशित होती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1908 ईस्वी माना गया है। अब इसके आगे प्रथम कहानी संग्रह इसी प्रकार से देखेंगे। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह आप दोस्तों जानते होंगे, वो है सोजे वतन। और इस सोजे वतन पर जो ब्रिटिश सरकार उस समय पे थी, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था और ये आरोप, सेडिशन का आरोप, राजद्रोह का आरोप इस कहानी संग्रह में लगाया गया था कि उर्दू में ये कहानी संग्रह है, इसमें 5 कहानियां थी, वो हम आगे बात करेंगे, जिनमें से इश्क दुनिया व हुब्बे वतन एक कहानी है और ये एक कहानी, ये पहली कहानी जो है, पहली कहानी के रूप में माना जाता है नवाब राय की, यानी उर्दू की पहली कहानी। और इसमें प्रकाशित हुई थी सोजे वतन, ये कानपुर से जमाना प्रेस से इसका प्रकाशन हुआ था और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पे राजद्रोह का, सेडिशन का आरोप लगाया गया था। तो इसकी जितनी भी प्रतियां थी उनको जब्त किया गया और कई जगह पे लिखा गया है कि जितनी भी प्रतियां थी उनको जला दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सोजे वतन कहानी संग्रह जो है ये भी 1908 ईस्वी में ही प्रकाशित होता है। कानपुर से किससे? वही जमाना प्रेस से। इस कहानी संग्रह पे कल को आपको जो है परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की
किस कहानी संग्रह पे राजद्रोह का आरोप लगा था, या उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, या उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, किसने प्रकाशित किया था, और या वो क्या हिंदी में था या उर्दू में था। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 में प्रकाशित होता है जमाना प्रेस से, और कानपुर से ये प्रकाशित होता है। और इसमें कुल 5 कहानियां थी, 5 कहानियां। इसमें कुल 5 कहानियां थी, जिनमें सबसे पहली है यही कि इश्क दुनिया व हुब्बे वतन। यही सबसे पहली कहानी यही है, इश्क दुनिया व हुब्बे वतन। दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये बहुत जबरदस्त कहानी है। पहली तो ये होगी। दूसरी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसी प्रकार से तीसरी कहानी है ये मेरा वतन। यह मेरा वतन। चौथी कहानी है शेख मखमूर। और पांचवी कहानी है सिलाए मातम। सिलाए मातम। तो सोजे वतन कहानी संग्रह 1908 में प्रकाशित होता है, कानपुर से प्रकाशित होता है जमाना प्रेस द्वारा। इसमें कुल 5 कहानियां थी, उर्दू की थी। इश्के दुनिया व हुब्बे वतन 1908 में, तो संग्रह इसी में प्रकाशित हुआ, तो पहली कहानी भी उसी आधार पर इसको माना जाता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसकी दूसरी कहानी है। यह मेरा वतन तीसरी कहानी है। शेख मखमूर चौथी कहानी है। और सिलाए मातम इसकी पांचवी कहानी। अभी तक हमने देखा नवाब राय के नाम से पहली कहानी, या नवाब राय की पहली कहानी, जाहिर सी बात है उर्दू की कहानी। लेकिन अब हम देखेंगे प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी कौन सी थी। प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी। और ये दिसंबर दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई। और दिसंबर 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई वही जमाना मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका में, जमाना मासिक पत्रिका में दिसंबर 1910 ईस्वी में प्रकाशित होती है बड़े घर की बेटी जमाना मासिक पत्रिका में। तो प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी। नवाब राय के नाम से पहली कहानी इश्क दुनिया व हुब्बे वतन 1908 में। ठीक है जी। और पहला नवाब राय के नाम से पहला पहला कहानी संग्रह वो है सोजे वतन, जिस पे राजद्रोह का आरोप लगा। और अब प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना मासिक पत्रिका में प्रकाशित होती है। अब देखेंगे हम प्रथम हिंदी कहानी। ये अभी तक पहले नवाब राय के नाम से पहली कहानी, फिर प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी। अब देखेंगे प्रेमचंद के नाम से ही है लेकिन हिंदी की पहली कहानी। ठीक है जी। तो प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी, हिंदी कहानी किसे माना जाता है? प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी सोत को माना जाता है। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी सोत को माना जाता है। 1915 दिसंबर 1915 ईस्वी
दिसंबर अंक में हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होती है। सरस्वती में प्रकाशित होती है। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी शोध 1915 ईस्वी दिसंबर में सरस्वती पत्रिका में, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होती है। लेकिन यहाँ पे आप और एक बात आपको याद रखनी है कि कुछ आलोचक, कुछ हिंदी साहित्य के विद्वान प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर को मानते हैं। पंच परमेश्वर को मानते हैं और अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। अंतिम कहानी कफन को मानते हैं कुछ आलोचक। यद्यपि हम सामान्यतः प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी हम शोध मानते हैं, 1915 ईस्वी दिसंबर के अंक में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है, लेकिन कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी जो है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है, प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, जिनमें विशेष रूप से डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम लिया जा सकता है, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर बच्चन सिंह का नाम लिया जा सकता है, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रेमचंद की वास्तव में पहली कहानी जो है वो है पंच परमेश्वर, और जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी है। अब हम देखते हैं कि प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह। प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है? सप्त सरोज। प्रेमचंद का प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज माना जाता है, और जिसका समय है 1917 ईस्वी। और ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि 300 से अधिक कहानियां प्रेमचंद की मानी जाती है, जो विभिन्न कहानी संग्रहों में प्रकाशित हो गई है। लेकिन आज की डेट में जब हम देखते हैं कि प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, वो सारी कहानियां मानसरोवर शीर्षक के अंतर्गत, मानसरोवर शीर्षक के अंतर्गत 8 भागों में संकलित की गई है। उसके 8 भाग हैं। उन 8 मानसरोवर के 8 भागों में प्रेमचंद की सभी कहानियां जो है पाई जाती है। तो दोस्तों, ये हमने आज प्रेमचंद के संबंध में उनका परिचय जाना, उनका जन्म, उनका निधन, और उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमने जानी। मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये कक्षा भी पसंद आई होगी, और आपको आज भी यदि कोई इसमें कहीं पर डाउट रहा हो, या कहीं पे कुछ और जानने की आपको इच्छा है, या कोई प्रश्न है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं ये बात आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ, और आपके द्वारा यदि कोई सुझाव या आपको कोई चीज समझने में कोई कठिनाई होती है, तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का समर्थन करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अगली वीडियो आएगी, जो भी अगले विषय पे जो भी बात होगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।